मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में प्रमोट होके आ गए हैं, गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक उनको मुआशियात, इकनॉमिक्स ऑनलाइन पढ़ाने का आगाज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ी थी जुज़वी मुआशियात जो कि 100 नंबर की थी। अब सेकंड ईयर में हम लोग पढ़ेंगे कुल्ली मुआशियात भी 100 नंबर की ही है। पेपर पैटर्न सेम एज़ इट इज़ ऐसा ही है जैसे कि जुज़वी मुआशियात का था। 20 नंबर के MCQs हैं, 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। कुल्ली मुआशियात की डेफिनेशन हमने पिछले साल फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, यहाँ उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कि कुल्ली मुआशियात से मुराद मईशत का मजमूई तौर पर मुतालिया कुल्ली मुआशियात कहलाता है। यानी इसमें हम कौमी आमदनी के मतलब पढ़ेंगे, इसमें हम ज़र और बैंकारी के मतलब पढ़ेंगे, इसमें हम अफरात ज़र तफरीत ज़र के मतलब पढ़ेंगे, इसमें हम रोज़गार और बेरोज़गारी के मतलब जो है वो पढ़ेंगे। यानी कि मईशत का मजमूई मुतालिया, पूरे मुल्क की मईशत का मुतालिया कुल्ली मुआशियात कहलाता है। दरामदाद हमारी कितनी है, हमारी बरामदाद कितनी है, हम पर कर्ज़ा कितना है, ये सारे टॉपिक जो है वो कुल्ली मुआशियात में आएंगे। अब कुल्ली मुआशियात में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है कौमी आमदनी। सबसे पहले हमने कौमी आमदनी की तारीफ पढ़नी है कि कौमी आमदनी से मुराद किसी भी कौम की एक साल के अंदर पैदा की गई एशिया और खिदमात की मिकदार कौमी आमदनी कहलाता है। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि कौमी आमदनी से क्या मुराद है, यानी कि हमने तारीफ बयान कर दी है। उसके बाद हमने इसके तसव्वुरात लिखने हैं, यानी कि कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, कौमी आमदनी से क्या मुराद है और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात की वजाहत करें। तो सबसे पहला तसव्वुर जो हम पढ़ते हैं वो है खाम कौमी पैदावार। यहाँ कौम का लफ्ज़ आया तो इसका ये मतलब है कि इसमें हमने पूरी कौम की आमदनी शामिल करनी है, चाहे कौम के लोग मुल्क के अंदर काम करें या मुल्क से बाहर काम करें, हमने उनकी आमदनी को इसमें शामिल करना है। तो खाम कौमी पैदावार में दो चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि हमने अंदरूनी ज़राए, मुल्क के अंदर रहते हुए हमारी कौम ने जितना भी एशिया खिदमात पैदा की हैं उनके, प्लस बैरूनी ज़राए। बैरूनी ज़राए से मतलब है कि हमारी कौम के लोग अगर बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, सऊदी अरब वगैरह काम करने गए हैं तो हमने उनकी आमदनी को भी इसमें शामिल करना है। सेकंड हम देखेंगे खालस कौमी पैदावार। अब होता यह है कि जब हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो टूट फूट की वजह से या वक्त के गुजरने के साथ उनकी कीमत में क्या आ जाती है, कमी। मतलब खाम कौमी पैदावार में हमने पैदावार में लिखा कि हमने एक मोटरसाइकिल बनाया है 50,000 का, लेकिन एक साल गुजरने के बाद उस मोटरसाइकिल की कीमत में क्या आ जाती है, कमी, वो 45,000 का लेट्स सपोज रह जाता है। तो खालिस कौमी पैदावार में हमने ये देखना है कि खाम कौमी पैदावार में से हमने फरसूदगी के अखराजात, फरसूदगी यानी कि डेप्रिसिएशन यानी कि हमने जो चीज़ों को इस्तेमाल किया उनके टूट फूट की वजह से उनकी कीमत में जो कमी आई उसको हम फरसूदगी के अखराजात कहते हैं। तो खालिस कौमी पैदावार निकालने के लिए हमने खाम कौमी पैदावार में से वो फरसूदगी के अखराजात, डेप्रिसिएशन के अखराजात को मिनहा कर देना है, तो हमारे पास खालिस कौमी पैदावार आ जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ना है खाम मुल्की पैदावार। तो यहाँ देखें कि मुल्क का लफ्ज़ आया तो इसमें हमने सिर्फ़ एक मुल्क की सरहदों के अंदर रहते हुए पूरे साल में जो एशिया खिदमात पैदा की हैं उनकी मालियत को ले लेना है। इसका ये मतलब है कि खाम मुल्की पैदावार में सिर्फ हमने अंदरूनी ज़राए की आमदनी शामिल करनी है, यानी एक मुल्क की सरहदों के अंदर रहते हुए जितनी भी एशिया खिदमात पैदा की हैं वो हमने ले लेनी है, उसको हम खाम मुल्की पैदावार कहते हैं। अच्छा, मुल्क की सरहदों के अंदर रहते हुए चाहे उसके लोकल लोगों ने चीज़ें एशिया खिदमात बनाई हैं या बाहर की कंपनीज आकर अगर यहाँ पर काम करती हैं वो भी यहाँ पर मुल्क के अंदर रहते हुए जितनी चीज़ें बनाएंगी हमने उनकी मालियत को इसमें शामिल कर लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगी खाम मुल्की पैदावार। इससे हमें ये पता चलता है कि एक मुल्क के अंदर रहते हुए हमने अंदरूनी ज़राए से कितनी एशिया खिदमात पैदा की हैं। उसके बाद इसी तरह हम पढ़ेंगे फिर खालिस मुल्की पैदावार। तो खाम मुल्की पैदावार से अगर हम फरसूदगी के अखराजात माइनस कर दें, यानी कि खाम मुल्की पैदावार माइनस फरसूदगी के अखराजात,
तो हमारे पास क्या आ जाएगी, खालिस मुल्की पैदावार। उसके बाद हमने पढ़ना है शख्सी आमदनी। शख्सी आमदनी क्या हो गया जी, पर्सनल इनकम। किसी भी शख्स की एक साल के अंदर कमाई गई आमदनी शख्सी आमदनी कहलाती है। मसलन कोई वकील साल में कितना कमाता है, डॉक्टर कितना कमाता है, इंजीनियर कितना कमाता है, मजदूर कितना कमाते हैं, यानी कि पूरे साल के अंदर वो जितनी आमदनी कमाएंगे वो उनकी शख्सी आमदनी कहलाएगी। उसके बाद आ जाएगा काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी, डिस्पोजेबल नेशनल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी वो आमदनी जो किसी भी शख्स को खर्च करने के लिए दी जाती है, उसे हम काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी कहते हैं। काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि शख्सी आमदनी में से हम जो है वो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो बराह रास्त टैक्स, आमदनी टैक्स वगैरह, वो हमने इसमें से माइनस कर देना है। मतलब एक शख्स की आमदनी है जी 10,000, गवर्नमेंट ने उसमें से 500 रुपया इनकम टैक्स ले लिया है, तो उसकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी कि काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी 9500 रुपया होगी। ये वो पैसा है जो उसे खर्च करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास फ़ी कस आमदनी। फ़ी कस आमदनी कहते हैं कि हमने हर बंदे के हिस्से में कितनी आमदनी आती है। तो इसके लिए हमने करना क्या है कि कुल कौमी आमदनी को हमने आबादी पर, मुल्क की आबादी पर तकसीम कर देना है। तो इस तरह हमारे पास फ़ी कस आमदनी जो है वो हासिल हो जाएगी, यानी कि कुल कौमी आमदनी को मुल्क की आबादी पर तकसीम करने से फ़ी कस आमदनी हासिल होगी। तो इस तरह ये हमारा पहला टॉपिक मुकम्मल हुआ, कौमी आमदनी से क्या मुराद है और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात की वजाहत करें। इस तरह ये सारे स्टेप बाई स्टेप लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और ये अलहदा से सारे पॉइंट शार्ट क्वेश्चन भी हैं। तो इस तरह इससे हमारे 8 शार्ट क्वेश्चन कवर होते हैं और इस तरह पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। मज़ीद आप लोग अपनी किताबों से इसकी गाइडलाइन लेंगे। अल्लाह हाफिज़।